देखिए बेटा, आज की जो अपनी वीडियो क्लास है इसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के यूजेस पढ़ चुके थे और उनके बारे में डिस्कस कर चुके थे। और एक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसका डायग्राम और उसकी प्रॉपर्टी हम लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ 2 वेव्स के यूजेस बचे हैं और एक ओल्ड सीबीएसई क्वेश्चन किस टाइप से इस यूनिट से आता है वो आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, तो अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बची हुई थी वो बेटा अपने पास थी 6th नंबर पे, और वो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है बेटा? एक्सरे। आज हम स्टडी करेंगे और स्टडी करेंगे बेटा एक्सरे के बारे में। तो ये वैल्यू बेटा हमने यहाँ से पढ़ी थी और इसके अंदर हमने कहा था कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 10⁻17 से 10⁻20 हर्ट्ज होती है और इसकी जो वेवलेंथ रेंज है बेटा वो 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर होती है। ठीक है, 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर होती है। अब हम अगर बात करें तो एक्सरे का कैसे पैदा किया जाता है, एक्सरे का ओरिजिन क्या है बेटा, तो उसकी अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो आपने देखा होगा कि किसी के पर्सन के जब बॉडी में कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो उसका एक्सरे किया जाता है। और एक्सरे के अंदर क्या होता है, एक मेटल की प्लेट होती है और उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की बीम को बम्बारमेंट करवाते हैं। मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम को जब बम्बारमेंट करवाते हैं तो बेटा वहां पे एक्सरे पैदा होती है। ठीक है, और उस बॉडी का स्ट्रक्चर है उस मेटल के ऊपर बना देता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका ओरिजिन पूछें तो हम पहला ओरिजिन तो ये लिख सकते हैं, व्हेन ए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक ऑन ए मेटल सरफेस। किसी मेटल सरफेस से अगर एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम आके टकराती है तो वहां पे क्या पैदा होती हैं? एक्सरे पैदा होती हैं। एक इसका दूसरा मेथड भी है, जो आपके पास एक्सरे ड्यू टू इनर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम इसको दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं, जो इनर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी बम्बारमेंट अगर हम किसी मेटल सरफेस के ऊपर करवाएं तो उसके कारण भी यहाँ पे एक्सरे पैदा होती है। तो ये था बेटा आपके पास एक्सरे, जिसके फ्रीक्वेंसी रेंज 10⁻17 से 10⁻20 हर्ट्ज होती है, जिसकी वेवलेंथ रेंज 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर होती है। इसके बाद कहता है इसका ओरिजिन, तो ओरिजिन आप लिख सकते हैं ड्यू टू इनर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, और उन इलेक्ट्रॉन्स को किसके ऊपर बम्बारमेंट किया जाता है? किसी मेटल सरफेस के ऊपर। अब बेटा हम इसकी बात करते हैं यूजेस में, इसके यूजेस क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इन स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इसका यूज है, जैसे बेटा हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए यूवी रेडिएशन पढ़ी थी। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए कौन सी रेडिएशन थी बेटा? यूवी रेडिएशन। ऐसे ही हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए किसको यूज किया जाता है? एक्सरे को। किसको यूज करते हैं बेटा? एक्सरे को। दूसरी अगर बात करते हैं, दूसरा आपके पास को डिटेक्ट फ्रैक्चर, बेटा माइक ऑफ करें सभी बच्चे। फॉर डिटेक्ट फ्रैक्चर इन बॉडी, बॉडी के अंदर फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने के लिए, कहां से कोई फ्रैक्चर है, कहां से बॉडी का पार्ट कोई टूट गया है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एक्सरे का। तीसरा अगर हम बात करते हैं, प्रोफाइल पिक्चर रख रहा है क्या बेटा? बेटा माइक ऑफ करें। तीसरा हम बात करते हैं और तीसरा अपने पास आता है बेटा इन रेडियोथेरेपी।
रेडियोथेरेपी क्या होती है? रेडियोथेरेपी एक प्रोसेस होता है, और ये प्रोसेस होता है स्किन डिजीज के लिए। किसके लिए होता है? स्किन डिजीज। तो स्किन डिजीज को ठीक करने के लिए रेडियोथेरेपी की जाती है, और रेडियोथेरेपी के अंदर एक्सरे का यूज करते हैं। तो इन मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर, मेडिकल के अंदर भी इसका अच्छा यूज है। तो सबसे पहले हम इसका यूज पढ़ रहे हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, दूसरा बॉडी के किसी पार्ट में फ्रैक्चर को फाइंड आउट करने के लिए, तीसरा कहता है रेडियोथेरेपी। और रेडियोथेरेपी होती है बेटा स्किन डिजीज के बारे में स्टडी, स्किन से संबंधित जो भी डिजीज होती हैं उनके बारे में स्टडी करवाना क्या कहलाता है? रेडियोथेरेपी, जहां इसका हम यूज करते हैं। और इसके बाद जो हम इसका यूज करते हैं, इन इंजीनियरिंग फॉर डिटेक्टिंग faults, cracks in metal प्रोडक्ट। चौथा बेटा इसका जो यूज है इंजीनियरिंग के अंदर, कि किसी मेटल्स में जैसे क्या होता है कि अपने अर्थ के नीचे हम ऑयल की लाइन जा रही है, ठीक है, या आपके पास गैस की लाइनें जा रही हैं, तो इन सभी के अंदर जो मेटल की जो लाइनें जा रही हैं, मेटल कंडक्टर की जो लाइनें जा रही हैं, इनके अंदर कोई फॉल्ट हो जाए, ये कहीं से लीक हो जाए, तो इनको चेक करने के लिए कहाँ से लीकेज है या कहाँ से क्रैक है पाइपलाइन, उसको फाइंड आउट करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? एक्सरे। तो सीबीएसई में एक बार पूछा गया था कि जो आपके नीचे ऑयल के जो पाइप हैं उनको लीकेज हो जाता है, तो उनको फाइंड आउट करने के लिए कौन सी रेडिएशन यूज की जाती है? तो उनको फाइंड आउट करने के लिए एक्सरे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है इन स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दूसरा बेटा हमने पढ़ा है डिटेक्ट फ्रैक्चर इन बॉडी, तीसरा हमने पढ़ा है इन रेडियोथेरेपी स्किन डिजीज, और चौथा हमने पढ़ा है इन इंजीनियरिंग फॉर डिटेक्टिंग फॉल्ट्स एंड क्रैक्स, कि कहाँ पे लीकेज है, यहाँ पे मेटल टूट गया है, इन सभी को फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज करते हैं? एक्सरे का। बोले बेटा कर लेंगे यहाँ तक? बोले बेटा? यस सर। थैंक यू बेटा शीतल, थैंक यू। रफ कर दें, रेज योर हैंड्स। नो सर। उतार ले बेटा आराम से। हाँ आराम से उतार। दो सर। एक बच्चा बोल रहा है बेटा, उसके लिए मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी से उतार ले बेटा। देखें नेक्स्ट। अगली आपके पास आती है बेटा गामा रेडिएशन। और गामा रेडिएशन में मैंने आपको लिखवाया था 10⁻18 से 10⁻22 लिख सकते हैं। इसकी वेवलेंथ है बेटा वो 10⁻³ नैनोमीटर से कम होगी, ये मैंने आपको बताया था। इसकी जो वेवलेंथ होगी वो 10⁻³ नैनोमीटर से कम होगी। और इसका ओरिजिन होता है रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियस। किसी न्यूक्लियस के टूटने से जो रेडिएशन बाहर आती है, तो याद रखना बेटा जब एक न्यूक्लियस टूटता है जिसके अंदर होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो उससे 3 रेडिएशन बाहर आएंगे जो आप 8th यूनिट में पढ़ेंगे, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। और गामा रेडिएशन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। गामा रेडिएशन ऐसी होती है जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है और जिनकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, ठीक है। तो कोई भी न्यूक्लियस जब टूटता है तो 3 तरह की रेडिएशन बाहर आती हैं जिनको बोलते हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो इसका जो ओरिजिन है बेटा वो क्या है? रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियस बोलेंगे आप इसको, रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियस के टूटने से आपके पास कौन सी रेडिएशन
आती हैं, गामा आती हैं। और इम्पोर्टेंट देखिए, ऑफ कर लें जिसका भी माइक ऑन है, जब कहा जाए तभी सिर्फ माइक ऑन करे बेटा। यूजेस बेटा आपके पास क्या क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका यूज है, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है बेटा, वो यूज की जाती है गामा रेडिएशन। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर यूज की जाती है, ट्यूमर या कैंसर के ट्रीटमेंट में जो यूज करते हैं वो गामा रेडिएशन होती है। दूसरा आता है फॉर स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की स्टडी करने के लिए जो यूज की जाती हैं वो यूज की जाती हैं गामा रेडिएशन। फॉर स्टडी ऑफ न्यूक्लियाई की करने के लिए गामा रेडिएशन। तीसरा आपसे कहता है फॉर प्रिजर्व फूड स्टफ्स फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, वैसे हमने पढ़ा था बेटा कि भोजन को सुरक्षित रखने के लिए यूवी रेडिएशन यूज करते हैं, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक भोजन को सुरक्षित रखने के लिए, कि हमें ज्यादा से ज्यादा लंबे टाइम तक इसको सुरक्षित रखना है, कीटाणुओं से बचाना है, तो अपने पास आपके पास यूज करते हैं गामा रेडिएशन। कौन सी होती है? गामा रेडिएशन। और फोर्थ इसका यूज है टू कंप्लीट न्यूक्लियर रिएक्शन। टू कंप्लीट न्यूक्लियर रिएक्शन। तो चार इसके मोस्ट इंपोर्टेंट यूज है, प्रत्येक विद्यार्थी इसको उतार ले। पहला है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, दूसरा है बेटा फॉर स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, तीसरा है कि लंबे समय तक भोजन को सुरक्षित रखने के लिए, और चौथा है कि न्यूक्लियर रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए कि किसकी जरूरत पड़ती है? गामा रेडिएशन की। और ये पैदा होती हैं डिकेज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के टूटने से। क्या उतार लिया है सभी बच्चों ने बेटा? यस सर। बहुत अच्छे बेटा। सर ओरिजिन क्या है? ओरिजिन है रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस जब टूटता है तो तीन रेडिएशन बाहर आती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो उनमें से हम यहाँ पे लिखेंगे गामा रेडिएशन। ठीक है, उतार लिया बेटा? यस सर। अब सभी बच्चे, जो मैं सीबीएसई वाले ओल्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चन बेटा स्क्रीन के ऊपर आएगा, उससे आपको सभी क्वेश्चन को बेटा नोटबुक के अंदर जरूर उतारें। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये यूनिट हमेशा 2 मार्क्स की और 3 मार्क्स की आई है। ठीक है, तो जिस टाइप के क्वेश्चन आपको सभी पता चल जाएंगे, तो मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और सभी बच्चे क्वेश्चन को हैंड टू हैंड उतारते चले जाएंगे। ठीक है, जितने भी सीबीएसई क्वेश्चन देखें बेटा। ये आपके पास है क्वेश्चन, सीबीएसई में आया हुआ है बेटा, और ध्यान से इसका प्रत्येक स्टेप देखें, क्या क्या कंडीशन आपके सामने कहता है। नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच। इनमें से कौन सी रेडियो एक्टिव स्पेक्ट्रम में से कौन सी रेडिएशन यहाँ यूज करेंगे? तो बेटा एक एक का आंसर हम यहाँ पे सोल्व करते जाएंगे, इसके सामने लिखते चले जाएंगे और आप बताते जाएंगे। कल मैंने आपको बताया था बेटा कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में बताओ कौन सी रेडिएशन यूज करते हैं, बताएं बेटा। इज यूज इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, बोले बेटा। कल हमने बताया था आपको कौन सी यूज करते हैं? इंफ्रारेड। ठीक है, माइक्रोवेव का यूज करते हैं बेटा सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए। मैंने आपको लिखवाया था कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए जो यूज किया जाता है रडार सिस्टम में भी, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी, तो हम इसके अंदर यूज करते हैं कौन सी? माइक्रोवेव। ये अभी अभी सेकंड क्वेश्चन बोलो, अभी अभी आपने पढ़ा है कि स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए किसका यूज करते हैं बेटा? एक्सरे। एक्सरे। तो अभी अभी पढ़ा है एक्सरे। अगला बताएं,
इज सिमिलर टू रेडिएशन एमिटेड ड्यूरिंग डिके ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। बताओ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई से कौन सी रेडिएशन? गामा रे। गामा रे। थैंक यू बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे। कौन सी आएंगी? गामा। अगला बताओ, हैज वेवलेंथ 390 नैनोमीटर से 770 नैनोमीटर। कौन सी रेडिएशन आपके पास निकल के आएगी, वो आपको बताना है। विजिबल लाइट की क्या थी बेटा रेंज? बताओ विजिबल लाइट की रेंज आपने क्या पढ़ी थी? 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। तो इसने उल्टा लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज आप लिख सकते हैं यहाँ पे। किसकी रेंज आ जाएगी बेटा? ये विजिबल लाइट की। बोलो किसकी निकल के आएगी? विजिबल। इसके बाद आपके पास क्या आता है? इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सनलाइट बाय ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर के द्वारा, यूवी बोलो कौन सी? यूवी रेज। यूवी यूवी रेज। रेडिएशन, ठीक है बेटा। और ये आपके पास है प्रोड्यूसिंग इंटेंस हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट मैंने कौन सी बताई थी बताओ? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, शाबाश। रेडिएशन बताई थी, और ये हीटिंग इफेक्ट भी शो करती है, इन्वायरमेंट को गर्म भी करती है। हमें इंफ्रारेड रेडिएशन। बोलो समझ में आया बेटा? यस सर। सभी ने उतार लिया? नो सर। नो सर। आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा हाथ तेज चलाएं, ताकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या करें बेटा? स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, जो भी आपको करना है बाद में, तो जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे तो अपने टाइम में सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे बेटा। नेक्स्ट देखें बेटा। एक बार माइक ऑफ कर लें अब सभी बच्चे बेटा, माइक ऑफ कर लें। हम अगला क्वेश्चन तब तक स्क्रीन पे लेके आता हूं, तब तक माइक ऑफ रखें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये आपके पास क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है बेटा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज। हमें इसके अंदर से हमें निकालना है कौन सी रेडिएशन कहाँ यूज करते हैं। स्टेबल फॉर रडार सिस्टम यूज इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। बताएं बेटा। माइक्रोवेव। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा, माइक्रोवेव। अगला बताओ, एडजेसेंट टू, आपके पास कहता है लो फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एडजेसेंट टू लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे क्या होती है? कम, और वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा बेटा? रेडियो वेव्स। अभी अभी आपने पढ़ा है गामा रे। न्यूक्लियर रिएक्शन कौन प्रोड्यूस करती हैं? गामा रेज। अगला बताओ, प्रोड्यूस बाय बम्बारमेंट ए मेटल टारगेट बाय हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। अभी अभी बताया, बताओ क्या आएगा? एक्सरे का ओरिजिन बताओ क्या बताया था? कि बम्बारमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए मेटल सरफेस, किसी मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन का टकराना क्या पैदा करेगा? एक्सरे। बोलो, चारों आंसर कर लोगे बेटा? यस सर। जल्दी से उतार लो, 1 मिनट का टाइम देता हूँ बेटा। हो गया सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। उतार लो बेटा, उतार लो। जिस बच्चे ने कहा है कि थोड़ा वेट करें सर, वो बच्चा लिखते ही मेरे को इनवाइट फोन बता देगा कि हमने बेटा उतार लिया है, इन्फॉर्म कर देगा। थैंक यू, थैंक यू। जिन बच्चों ने बेटा रेज योर हैंड्स किए हैं, बहुत अच्छा है। थैंक यू ऑल ऑफ यू बेटा। हाँ बेटा, उतार लिया आपने? यस सर। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
चलो इस क्वेश्चन को हम बाद में करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें बेटा, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है और ध्यान से सभी बच्चे देख लें। अब हम बात करते हैं इसके आंसर में बेटा क्या क्या आएंगे। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज फॉर द फॉलोइंग एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पेनिट्रेटिंग पावर। बेटा ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है और इनको आपको फिर इनके असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ऑफ देयर पेनिट्रेटिंग पावर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अपने पास क्या आता है बताओ। वाटर प्योरिफिकेशन के लिए किसका यूज करते हैं, मैंने कल बताया तो किल द बैक्टीरिया, जीवाणु को मारने के लिए इनके किसके यूज करते थे बेटा, यूवी रेज, यूवी रेज का यूज करते थे वाटर प्योरिफिकेशन के लिए। मैंने आपको बताया था रिमोट सेंसिंग के लिए यूज करते हैं, शाबाश बेटा। तो यहाँ पे आएगा माइक्रोवेव, और यहाँ पे आ जाता अगर रिमोट कंट्रोल के लिए तो क्या बताया था बेटा, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, शाबाश। क्या आएगा, इंफ्रारेड। अगर रिमोट कंट्रोलिंग आता तो इंफ्रारेड, और रिमोट सेंसर के लिए यूज करते हैं तो माइक्रोवेव। ये अभी अभी करवाया ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, जाएगा बेटा गामा रेज। के अंदर आएगा सबसे ज्यादा गामा रेज। इसके बाद आता है कि आपको इनको इनके पेनिट्रेटिंग पावर के रूप में यूज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो बेटा याद रखना कि पेनिट्रेटिंग जो पावर है वो होती है कि अंदर तक घुसने की पावर किसकी ज्यादा होती है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। तो गामा रेज है ना, इनकी स्पीड एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, और ये बात आप 8th यूनिट में पढ़ेंगे कि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर कैसे वेरी करती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो गामा रेज है, इनकी पेनिट्रेटिंग सबसे ज्यादा होती है, फिर यूवी, फिर माइक्रो। क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, एक बार माइक ऑफ करें बेटा, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो फ्रीक्वेंसी आपके पास बढ़ती चली जाएगी, और फ्रीक्वेंसी अगर आपके पास बढ़ती जा रही है तो अगर हम एक कंडीशन निकालें कि फॉर्मूला पढ़ते थे v बराबर म्यू इंटू लैम्बडा, बोलो ये पढ़ते थे v बराबर म्यू इंटू लैम्बडा। ये 9th क्लास में हम स्पीड ऑफ वेव के अंदर पढ़ते थे v बराबर म्यू इंटू लैम्बडा, कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, स्पीड। और जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो पेनिट्रेट किसी भी मेटल के अंदर टारगेट करके या किसी बॉक्स में टारगेट करेगी तो अंदर तक जाने की पावर क्या कहलाती है, पेनिट्रेटिंग। तो बताओ सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी, गामा, फिर किसकी होगी बोलो, तो, और फिर किसकी यूवी। तो सबसे ज्यादा तो गामा। तो मैं इसको ऑर्डर लिखना चाहूं तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइक्रोवेव, फिर क्या लिख सकता हूं मैं, यूवी, और फिर क्या लिख सकता हूं मैं, गामा रेज। बोलो क्या आएगा, गामा रेज, ठीक है। तो सबसे ज्यादा गामा की पेनिट्रेटिंग, फिर उससे कम होगी माइक्रो, उससे कम किसकी होगी, यूवी, ठीक है। तो इनको किसके रूप में लिखना है हमें, पेनिट्रेटिंग पावर। बस एक फॉर्मूला याद रखना था, v बराबर क्या होता है, म्यू इंटू लैम्बडा, ठीक है। सर ये ऑर्डर सही है, क्या कह रहे हो, ये जो आपने ऑर्डर लिखा है साइड में ये वाला सही है। हाँ ये वाला, ये बेटा सही है सर। हाँ सही है। उल्टा करके देखो, गामा रेज ज्यादा होगी फिर यूवी, फिर क्या आ जाएगा, माइक्रो। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपके पास क्या कहता है, नेम द वेव्स दैट आर ऑफन रेफर्ड टू एज ए हीट वेव्स। बताओ कौन सी, बोलो क्या आंसर आएगा बेटा, इंफ्रारेड।
इंफ्रारेड। शाबाश, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा बेटा इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, फिर कहता है कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज हायर लोअर और सम वैल्यू ऑफ दीज वेव्स एज कंपेयर टू एक्सरे। ठीक है, कि हमें बताना है कि कौन सी क्वांटिटी ज्यादा है, कौन सी क्वांटिटी कम है और कौन सी क्वांटिटी सेम है। तो हमने तीन तो चीज पढ़ी है, या तो भाई हम फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी में, या वेवलेंथ बता सकते हैं, या स्पीड बता सकते हैं। तीन चीज तो पढ़ी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, या तो उनकी फ्रीक्वेंसी या उनकी वेवलेंथ, और स्पीड नियरली सभी की सी के बराबर होती है। थोड़ा बहुत फर्क होता है, वो इनकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक बात बताएं कि अगर हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन आई है, क्या आई है? इंफ्रारेड रेडिएशन। तो कहता है कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज हायर वैल्यू, लोअर वैल्यू एंड सेम वैल्यू फॉर दीज वेव्स एज कंपेयर टू एक्स। जब एक्सरे से कंपेयर करें, तो एक्सरे से कंपेयर करें तो अपने पास आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तो बेटा नीचे की तरफ आएगी, तो आपके पास क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। वेवलेंथ क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। और स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी? सेम, क्योंकि ये क्या किससे चलती है? नियरली सेम वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है इनकी। तो एक चीज तो अपने पास आ गई, स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी इनकी? सेम। अब देखो, आपकी बात करें तो वेवलेंथ एक्सरे की क्या होगी? तो हाई, तो क्या करेंगे? हाइयर वेवलेंथ। एक कौन सी चीज ज्यादा होगी इंफ्रारेड से? हाइयर वेवलेंथ। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगी? लोअर। तो फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे? लोअर। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? तो ये कंडीशन आपके पास है, हाइयर फ्रीक्वेंसी, हाइयर वेवलेंथ, लोअर फ्रीक्वेंसी, और स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी? सेम। ये तीन फिजिकल क्वांटिटी आपको कंपेयर करनी थी एक्सरे के साथ। किसके साथ कंपेयर करते बेटा? एक्सरे के साथ। कर लोगे? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। बेटा हिट रेडिएशन, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को कंपेयर करना था, सीधी सी बात है एक्सरे। तो एक्सरे का कंपेयर करते तो एक्सरे की वेवलेंथ इंफ्रारेड से क्या होती है? ज्यादा। और आपके पास एक्सरे की फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड से क्या होती है? कम। तो कौन सा फैक्टर ज्यादा हुआ? वेवलेंथ फैक्टर क्या हुआ? ज्यादा। फ्रीक्वेंसी क्या हुई? लोअर। और स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी? सेम, क्योंकि तीनों आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, कंपैरिजन करना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो हम कर चुके हैं। ये देखें बेटा, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन हैव शोन दैट एक्सरे। ठीक है, आपके पास कहता है एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन दैट शो एक्सरे ट्रेवल इन वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो कहता है कि ट्रेवल इन वैक्यूम विद स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम ये बात पढ़ चुके हैं कि ये किसकी प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्योंकि एक्सरे बेटा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो क्या कहा कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? हैव शोन दैट, क्या शो करती है एक्सरे? ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर विद स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहता है कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये बता रही है कि एक्सरे है वो वैक्यूम के अंदर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से मूव करती है। तो इसका मतलब दैट सजेस्ट दैट, इसका मतलब क्या पता चला कि एक्सरे इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बोलो यही तो पता चला, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही तो किससे मूव करती हैं वैक्यूम के अंदर? स्पीड ऑफ लाइट से। किससे करते हैं बेटा? स्पीड ऑफ लाइट। तो कहता है कि बताओ क्या हमें पता चलेगा इस ऑब्जर्वेशन से? तो इस ऑब्जर्वेशन से ये पता चलेगा कि एक्सरे इज
फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्सरे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बोलो बेटा, कर लेंगे? अरे आ गया समझ में? सर यस एक बार दोबारा से सुन लें। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वैक्यूम के अंदर सभी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, ठीक है? और अगर ये प्रॉपर्टी ओबे करती हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पे कहता है कि अगर एक्सरे वैक्यूम में इस स्पीड से मूव करे तो ये भी क्या होगी? तो ये भी 100% इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी। कर लेंगे? यस सर। दूसरा देखें। एक मिनट रुक जाओ सर। हाँ कोई बात नहीं, तब तक हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। और देखो इसके नीचे वाले पार्ट में लिखा हुआ कि व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द नेचर ऑफ एक्सरे। क्या कंक्लूजन हमें निकालना है? तो कंक्लूजन यही निकाला है कि एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। एक्सरे कैसी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सर एक बार इसका सेकंड पार्ट दोबारा बता दो। हाँ दूसरा पार्ट बता रहा हूँ, दूसरा पार्ट सोल्व नहीं किया। एक्सिबिट द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन एंड कैन बी पोलराइज। ये कहता है कि एक्सरे दो प्रॉपर्टी शो करती है, एक करती है डिफ्रैक्शन और एक करती है पोलराइजेशन। और ये पार्ट है बेटा ऑप्टिक्स के। डिफ्रैक्शन क्या होता है थोड़ा सा बताता हूँ। कोई भी लाइट रे आई, किसी ऑब्स्टेकल से टकराई, किसी रुकावट से, और फिर मुड़ गई अपने पाथ से, ये प्रोसेस कहलाता है डिफ्रैक्शन। टकराना, टकराने के बाद मुड़ जाना क्या कहलाएगा? डिफ्रैक्शन, ठीक है? और पोलराइजेशन में आपके पास क्या होता है? किसी भी लाइट के पास दो तरह के वेक्टर होते हैं, एक परपेंडिकुलर होते हैं और एक पैरेलल, ऐसे। और ये परपेंडिकुलर और पैरेलल वेक्टर एक ऐसे डिवाइस से पास करवा देते हैं, ऐसे, कि जिनके पास सिर्फ ये वाले वेक्टर हैं। तो ये वाले वेक्टर बेटा ब्लॉक होंगे और ये वाले वेक्टर पास हो जाएंगे। तो इसका मतलब मैं पोलराइजेशन में पढ़ाऊंगा आपको कि सिर्फ एक तरह के वाइब्रेशन बाहर निकलना और एक तरह के वाइब्रेशन ब्लॉक होना। अब मैं कहूँ इसके पास 50 तो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन थे और 50 इसके पास पैरेलल थे, और हमने जो डिवाइस बनाया वो पैरेलल वाला बना लिया, तो इसमें से पैरेलल वाले तो पास हो जाएंगे लेकिन परपेंडिकुलर वाले सारे ब्लॉक कर देगा। और जब ब्लॉक करेगा तो इनकी इंटेंसिटी आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधी। ऐसे प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं। ये ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो डिफ्रैक्शन होता है किसी ऑब्स्टेकल से वेव का टकराने के बाद अगर मुड़ जाती है तो डिफ्रैक्शन। और किसी भी एक ऐसे डिवाइस से पास करवाएं जिसके अंदर से लाइट पास होते ही अगर उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाए, अगर इंटेंसिटी कितनी हो जाए? आधी। आधे वाइब्रेशन तो ब्लॉक हो जाए और आधे वाइब्रेशन पास हो, ऐसे प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो कहता है कि एक्सपेरिमेंटल में देखा गया कि एक्सरे पोलराइजेशन भी शो करता है और एक्सरे डिफ्रैक्शन भी शो करता है। दो चीजें एक्सरे शो करता है। तो क्या नेचर आप बताएंगे? तो याद रखना कि जो डिफ्रैक्शन है और पोलराइजेशन है, ठीक है, ये ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, ये सिर्फ ट्रांसवर्स नेचर में ही होते हैं। कौन से नेचर में होते हैं? ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। और बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर भी कैसा था? ट्रांसवर्स। बताओ कैसा था? ट्रांसवर्स, ठीक है? तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? एक्स रेज आर ट्रांसवर्स इन नेचर। अगर ये फिनोमिना शो करेंगी तो वो ट्रांसवर्स होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये फिनोमिना कौन शो कर रही है? एक्सरे शो कर रही है। तो एक्सरे है वो नेचर में कैसी है? ट्रांसवर्स। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा कि एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा कि एक्सरे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। नेचर में कैसी है? ट्रांसवर्स, ठीक है? क्योंकि डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के लिए जरूरी है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स नेचर ही। कैसा नेचर जरूरी है? ट्रांसवर्स नेचर। बोलो बेटा, कर लेंगे? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं,
राइट द ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी रेंज। फ्रीक्वेंसी रेंज का ऑर्डर बताना है। वन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हमें और वन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन, इनका बताना है फ्रीक्वेंसी ऑर्डर। तो सभी बता सकते हैं। माइक्रोवेव का बोलो बेटा कितना था, बोले 10 की पावर 9 to 10 की पावर 12। 10⁻⁹ से 10⁻11। जो अपने पास यूवी रेज था, इसका हमने क्या लिखा था, 10⁻14 to 10⁻17। 10⁻14 से 10⁻6। और गामा रेज का मैंने लिखवाया था 10⁻8 10⁻20। ठीक है। तो यहाँ हमें ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज निकला था, इसका 9 से 11, इसका बेटा 14 से 17 और इसका 18 से 22। कई बार इनके एक एक यूज पूछ सकता है, तो इसका यूज रख सकते हैं रडार सिस्टम में, फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन में, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में। ठीक है, इसका यूज कह सकते हैं। यूवी रेडिएशन का यूज करते हैं, तो हम यूवी रेडिएशन का यूज टू किल फूड प्रिवेंटेशन, जर्म्स इन वाटर, फूड प्रिवेंटेशन। ठीक है, इनके अंदर हम यूज करते हैं यूवी। लेसिक आई सर्जरी, इसमें ये भी लिख सकते हैं लेसिक आई सर्जरी, जो मैंने आपको कल बताया था। तीसरा है गामा रेज, कोई भी यूज लिख सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट। ठीक है, तो तीनों के यूज पूछ सकता है और तीनों के फ्रीक्वेंसी रेंज आपसे पूछ सकते हैं। कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखें बेटा, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। आपको लिखना है इनको ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। ठीक है, इसके ऑर्डर में आपको लिखना है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में। तो आप अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। बताओ बेटा क्या आएगा सबसे पहले, गामा, माइक्रोवेव, पहले गामा, शाबाश, पहले गामा, फिर बेटा एक्स-रेज, फिर एक्स रेज, शाबाश, फिर बेटा माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव, और फिर लास्ट रेडियो में वेव। क्या जाएगा, रेडियो वेव। कर सकते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यही था कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ऑर्डर लिखना था इंक्रीजिंग वेवलेंथ में। तो सबसे पहले एक्सरे, ना गामा रे, फिर बेटा एक्सरे, फिर माइक्रो, फिर रेडियो। ये आपको टेबल से निकाल के लिखना था। दूसरा क्वेश्चन देखें, हाउ आर इंफ्रारेड प्रोड्यूस। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए कोई भी बच्चा बेटा, हाउ आर इंफ्रारेड प्रोड्यूस, बताओ बेटा। बॉडीज, शाबाश। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, फ्रॉम हॉट बॉडीज। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बताएं, व्हाट रोल डज इंफ्रारेड प्ले इन मेंटेनिंग द अर्थ वार्म। कहता है कि व्हाट रोल डज इंफ्रारेड रेडिएशन प्लेइंग इन मेंटेनिंग द अर्थ वार्मथ। अर्थ को गर्म रखने के लिए क्या रोल प्ले करती है, वो आपको बताना है। तो आपको पता कि अर्थ वार्म करती है और मेंटेन करती है उसको वार्मथ इंफ्रारेड रेडिएशन। तो 100% वहां पे कौन सा इफेक्ट होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। बताया था ना, क्या रोल प्ले करती है वहां पे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। बोलो क्या रोल प्ले करेगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या बाहर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और उससे बेटा अपना एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, वार्म अप। क्या हो जाता है, वार्म अप। कर लेंगे। दूसरा आपके पास कहता है फिजिकल थेरेपी। आपके पास कहता है कि फिजिकल थेरेपी के अंदर क्या यूज करते हैं। तो फिजिकल थेरेपी में हमें पता था मस्कुलर स्ट्रेन, ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन। इंफ्रारेड का तो यूज करते थे, लेकिन किसके लिए फिजिकल थेरेपी में, ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन।
ट्रीटमेंट ऑफ Muscular मस्कुलर स्ट्रेन। ये आपके आंसर थे बेटा। तो पहले तो आपको इनको इस ऑर्डर में लिखना था। इंफ्रारेड कैसे पैदा होती? हॉट बॉडीज से। फिर क्या रोल प्ले करती अर्थ गर्म रखने में? ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती, या इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये आंसर भी हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देती। और तीसरा, फिजिकल थेरेपी में क्या यूज होता है? ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन। किसके लिए यूज करते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन के लिए। कर लोगे बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जल्दी जल्दी बोलें सभी विद्यार्थी। बोला, नेम द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज सुटेबल फॉर रडार सिस्टम यूज इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। माइक्रोवेव। ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन क्या आएगा? इंफ्रारेड। यूज एज ए डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन। मेडिसिन में देखो हमने स्किन डिजीज में पढ़ा था और फ्रैक्चर इन बॉडी के अंदर भी पढ़ा था। तो डायग्नोस्टिक टूल के लिए यूज करते हैं किसको? एक्सरे। इसको यूज करते हैं एक्सरे। और राइट इन ब्रीफ हाउ दीज वेव कैन बी प्रोड्यूस। बताओ कैसे प्रोड्यूस होती हैं? बताइए बेटा, एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती हैं? बम्बारमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम ऑन मेटल सरफेस। क्या लिख सकते हो? बम्बारमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम ऑन मेटल सरफेस। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से ओरिजिन हो जाएगा। तो ये थी आपके पास ये क्वेश्चन जिसके अंदर आपको इनके आंसर देने थे। बोलो, कर लोगे? अरे थर्ड पार्ट बताना। थर्ड पार्ट है यूज एज ए डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन। मेडिसिन के अंदर डायग्नोस्टिक टूल बहुत ज्यादा मात्रा में किसका यूज किया जाता है? तो हम जो भी सबसे ज्यादा यूज करते हैं इनके अंदर, तो एक तो गामा का करते हैं सिर्फ ट्रीटमेंट में, और इसका करते हैं जो एक्सरे का फ्रैक्चर को फाइंड आउट करने के लिए भी करते हैं, और इसको स्किन डिजीज के लिए भी यूज किया जाता है। तो इसका यूज ज्यादा है, तो इसको एक डायग्नोस्टिक टूल माना जाता है कि बहुत ज्यादा यूज है बेटा इसका। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर एक्सरे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। माइक ऑफ करें बेटा, माइक ऑफ कर लें। अब ये क्वेश्चन देखें, इसके ऊपर एक ही न्यूमेरिकल टाइप आती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ जो पूछी जाती है बेटा। ये क्वेश्चन आपके पास है कि ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज गिवन बाय। ये मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन दे रखी है, और पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या आपको +1 क्लास में मैंने वेव पढ़ाया था, तो उसमें लिखा था कि y बराबर a sin kx प्लस क्या लिख सकते हो? ओमेगा टी, या लिख सकते हो ओमेगा टी प्लस kx, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a sin ओमेगा टी प्लस क्या लिख सकते हो बेटा? kx। बोलो, लिख सकते हैं ना? यहाँ से कर लेंगे बेटा। ये वेव की मेन इक्वेशन होती थी। इसको भी तोड़ के ऐसे लिखा जाता था, y बराबर a sin ओमेगा को क्या लिखते थे? 2 पाई बटा टी इंटू टी, के को लिखते थे 2 पाई बटा लैम्बडा और इंटू एक्स। के यहाँ पे होता था वेव नंबर। क्या होता था? वेव नंबर। इसको भी और सोल्व कर सकते हैं बेटा, a sin, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे इस टर्म को क्या लिख सकते हैं वो देखें। सबसे पहले 2 पाई यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। ए साइन 2 पाई अगर कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे अंदर क्या हो जाता है? टी बटा टी प्लस एक्स बटा लैम्बडा। ये वैल्यू अपने पास बच जाती थी, तो ये वैल्यू हम यहाँ से बाहर निकाल लेते थे। बोलो, कर लेंगे? तो अब इस इक्वेशन को हम क्या लिखें? हम यहीं तक का इसका सॉल्यूशन करते हैं।
ये इक्वेशन बेटा हम यहाँ से लिखते थे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या क्या कंडीशन आपके पास निकल के आई हैं उनको देखना। तो सबसे पहले अगर मैं ये b की वैल्यू है, इस b की वैल्यू को किस फॉर्म में लिखूं, देखो इसको इस फॉर्म में लिख लो बी वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा बी नोट। देखो मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे बी नोट लिख लेता हूँ मैग्नीट्यूड को, मैग्नेटिक फील्ड। साइन इसको लिख लेता हूं मैं 2 पाई टी अपॉन में टी प्लस 2 पाई लैम्डा इंटू एक्स। बोलो ये इक्वेशन मैंने मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में लगा दी कि y को तो लिख लिया बी वाई दे रखा है यहाँ पे, इस टर्म को लिख लिया बी नोट मैग्नेटिक फील्ड है, ये टर्म एज इट इज लिख ली। बोलो लिख ली यहाँ से। इस टर्म को आप कंपेयर कर लें और इसको निकाल लें। देखो बताओ बी नोट की वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा, 8 गुना 10 की पावर -6, और मैग्नेटिक फील्ड है तो यूनिट क्या हो जाएगी, टेस्ला। ठीक है, अब आप देख लो आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द वेवलेंथ। इस पार्ट के साथ कंपेयर कर दो, पिछले वाले पार्ट वेवलेंथ है ना, और इसको कंपेयर कर दो जो मैंने रेड मार्क किया है। कर दें कि नहीं कर दें, बोलो 2 पाई बटा लैम्डा इंटू एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 300 पाई इंटू एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू बोलो 2 पाई बटा 3, पाई से पाई भी कैंसिल, और 1 बटा 150 मीटर। कितना आंसर आएगा, 1 बटा 150 मीटर। इसके बाद कहता है आपसे वैल्यू आपको निकालनी है कि राइट डाउन द, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, जब ये वैल्यू आपको निकालनी है, राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप मान लो ये y है, तो परपेंडिकुलर होना चाहिए दोनों वेक्टर। तो आप यहाँ पे 100% या तो x लिखेंगे या बेटा क्या लिखेंगे, z, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होने चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर। तो EZ E नॉट साइन ओमेगा टी और प्लस क्या लिखोगे, KX। बोलो इसी इक्वेशन में लिखोगे कि नहीं लिखोगे, समझ में आई मेरी बात। देखो क्या क्या है, E नॉट एज इट इज रहने दो, निकालेंगे साइन, एक बार ओमेगा यहाँ से कंपेयर करो, यहाँ से और यहाँ से, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये चीज ओमेगा ही तो है बेटा, ओमेगा इंटू टी। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 गुना 10 की पावर 11 इंटू टी। के की वैल्यू आपके पास एज इट इज है, ये सारी टर्म के ही तो थी, जो क्या थी आपके पास 300 पाई इंटू एक्स। अब किसकी जरूरत और बची है, सिर्फ ई नोट की। बोलो किसकी जरूरत पड़ी है, ई नोट। और सी बताओ किसके बराबर होता है, ई नोट बटा बी नोट। और अगर मैं ई नोट निकालूं बेटा तो क्या निकल के आ जाएगा, सी इंटू बी नोट। बोलो सी की वैल्यू अपने पास रही 3 इंटू 10⁸, बी नोट अपने पास रहा 1 बटा 150। वैल्यू पुट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी इक्वेशन आ जाएगी। देखो मेन क्या है, ये वेव की इक्वेशन है, इस ओमेगा को 2 पाई बटा टी लिख दिया, इसको बी नॉट की वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻6 है। क्या कह रहे हो बेटे, बी नोट की वैल्यू, नोट की वैल्यू सर 8 इंटू 10⁻⁻6 है। सॉरी बेटा यही है, ये है, इसको हटा देते हैं यहाँ पे, और इसकी वैल्यू ये है 8 इंटू 10⁻⁻6। इसको सोल्व कर लेंगे हम। तो देखो जब ये वैल्यू कंपेयर कर ली हमने, इस इक्वेशन को मैग्नेटिक फील्ड में लिख लिया, यहाँ से हम ओमेगा निकाल सकते हैं, ये वैल्यू ओमेगा होगी, ये वैल्यू के होगी, मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये ओमेगा टी और ये के इंटू एक्स। यहाँ से कंपेयर कर लिया 300 पाई एक्स को 2 पाई बटा लैम्डा इंटू एक्स से, और पहला क्वेश्चन निकाल दिया लैम्डा। फिर मैंने ओमेगा हमारे लिख रखा है यहाँ पे, के और के हमने लिख रखा है, दोनों वैल्यू हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वेश्चन लिखूंगा तो बस एक बात याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, तो या तो यहाँ पे EX लिखो या यहाँ पे EZ लिखो, एक कंपोनेंट। तो EZ लिखा E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस KX, तो E नॉट की वैल्यू हमने निकालनी पड़ेगी वो इस फॉर्मूला से, E नॉट बटा बी नॉट से। बाकी इक्वेशन अपने पास थी और ये इक्वेशन अपने पास निकल, बोले बेटा कर लेंगे बेटा, माइक ऑफ कर ले सभी बच्चे।
तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेटा कंप्लीट हो गई है। और लास्ट में मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, कल का आपका यूटी है, आपकी क्लास होगी नहीं बेटा, और यूटी की प्रिपरेशन अच्छे से करें। थैंक्स फॉर टुडे, रेज योर हैंड्स। Yes, sir. थैंक यू बेटा।